हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपके आईसीएसई क्लास 9 मैथ का रेक्टिलिनियर फिगर्स चैप्टर नंबर 14 के सिलसिले को जारी रख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो एकदम इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्वाड्रिलैटरल्स शुरू किए थे और उनके टाइप्स को, उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग ने समझा था, थ्योरम्स को भी प्रूफ करके देखा था। तो उसी सिलसिले को जारी रखेंगे इस वीडियो में, और हम लोग उनको कैसे, उन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है वो भी सीखेंगे, और एक्सरसाइज 14B और 14C के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो एक आखिरी टाइप रह गया था हमारा क्वाड्रिलैटरल का, जो कि है बहुत ही खास, और उसका नाम है स्क्वायर। अब बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला ये क्वाड्रिलैटरल एक्चुअल में एक पैरेललोग्राम ही है, जिसमें सारे उस पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल है। ये तो भाई रोम्बस के साथ भी था ना, राइट। चलो, दूसरी चीज क्या है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ये तो रेक्टेंगल के साथ मेल खा रहा है, राइट। फिर डायगोनल्स भी इक्वल है, ये भी रेक्टेंगल के साथ मेल खा रहा है, और इसके भी डायगोनल्स ओके बाइसेक्ट करते हैं। बोले तो यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद हमें तो पता है कि ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये रहा इक्वल पार्ट, एक मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, उसी तरीके से ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए, ऐसे। अब खास बात ये है, जैसे हम लोग ने रेक्टेंगल के केस में देखा था कि क्योंकि उनके भी डायगोनल्स इक्वल थे, तो सपोज अगर ये पूरा का पूरा, इस केस में भी, स्क्वायर के केस में भी डायगोनल्स इक्वल है, तो सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल पार्ट्स इतने के होंगे, 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। तो इसका मतलब जो डायगोनल के टुकड़े हो रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, वो सारे टुकड़े एक ही लेंथ के हैं। ये सिंपल सी चीज हम लोग ने देखी थी रेक्टेंगल के केस में, एग्जैक्ट सेम टू सेम स्क्वायर के केस में भी यही है। ये समझ में आ रहा है हमको ये पढ़ने के बाद, करेक्ट। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते, ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज, करेक्ट। मतलब मीट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। ये रहा ऐसे। क्लियर, बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स एट वर्टाइसेस। इसका मतलब ये जो डायगोनल्स है दोनों भी, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वर्टाइसेस है यहां पर के जो एंगल्स है उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। वर्टेक्स पे जो एंगल है ना, उसको दो इक्वल एंगल्स में, जैसे कि यहां पर किया देखो, वैसे यहां पर भी इस वर्टेक्स पर भी ऐसे दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, करेक्ट। तो ये भी डायगोनल वही काम करेगा, इसने भी इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, इस डायगोनल ने, दिख रहा है आपको ये वाला, और इस वर्टेक्स पे किया, वैसे ही इस वर्टेक्स पे भी वही चमत्कार कर दिया, इस वाले एंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरा सवाल है आपसे, सोच के बताना थोड़ा सा कि ये जो सारे बाइसेक्ट होने के बाद जो एंगल्स बने हुए हैं, ओके, क्या इनका मेजर सेम है, अलग है? अगर है, जो कुछ भी है, सेम है या फिर अलग है, कितना है, क्या आप ढूंढ सकते हो? चलो दिमाग लगाओ। ओके, तो जब कभी मैं ऐसे बोलूंगा ना कि दिमाग लगाओ, तो पॉज करना है, ठीक है। तो अभी तक आपने दिमाग नहीं लगाया होगा तो पॉज करो, सोचो। आंसर आ गया तो बढ़िया, नहीं आ गया तो भी कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं। ओके, आप अपने कोशिश की होगी पक्का, करेक्ट। तो देखना, मैंने कहा ये 90 डिग्री है, थोड़ी देर पहले ना सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है सारे। अब सारे में से किसी एक एंगल को भी पकड़ेंगे हम लोग, और उसको अगर हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, तो 90 का दो इक्वल पार्ट होता है 45, सिंपल ना। तो ये भी 45, करेक्ट, ये भी 45, ये भी 45। तो इसका मतलब सारे जो बाइसेक्ट होने के बाद वाले जो एंगल के मेजर्स है
वो एक ही जैसे है, और वो कितने हैं वो भी मैंने बता दिया, 45 डिग्रीज ईच। तो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, तो आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आने लगेंगी इन क्वाड्रिलैटरल्स में। और फिर बस सोच के छोड़ नहीं देना है, मतलब सोच के आप बस छोड़ ही नहीं दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में चिपक जाएगा ये चीज। और फिर अगर जब कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब दिमाग में एकदम क्लिक हो जाएगा कि अरे ये ऐसी प्रॉपर्टी है भाई स्क्वायर के पास, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा होता है। जो भी हम लोग ने देखा कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और इक्वल होने की वजह से सारे पार्ट्स डायगोनल के टुकड़े टुकड़े जो है इक्वल है। वैसे ही यहां पर भी बाइसेक्टेड एंगल्स सारे इक्वल है। क्लियर? तो लॉजिक समझ में आ गया। चलो, तो अब हमें सिलेबस के हिसाब से स्क्वायर की एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना है। अब कौन सी प्रॉपर्टी है ये? बल्कि वो वाली जो रेक्टेंगल से मेल खाती है, डायगोनल्स आर इक्वल, और यहां पर उसके परे जाके भी हमें उसी के साथ और एक चीज प्रूव करनी है कि भाई ये डायगोनल्स मीट भी करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, तो दो चीजें। अब इसमें क्या करना है, गिवन क्या होगा भाई, हमें स्क्वायर दिया होगा, तो वही मैंने लिखा है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर विथ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो ये रहा ए सी एंड बी डी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ओ। इतनी सी चीज हमें दी हुई है। जो चीज प्रूफ करनी है वो हमारी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल। बोले तो ए सी इक्वल्स बी डी, पहली चीज प्रूफ करनी पड़ेगी, ए सी इक्वल्स बी डी। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करनी है मीट्स एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स भाई हमारे कौन, डायगोनल्स। तो इसका मतलब AOB जो है, या फिर BOC कहो, या फिर COD कहो एंगल, या फिर AOD कहो एंगल, अब जो भी मैंने नाम लिया आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो इन चारों में से, ठीक है, इसमें ये जो मैंने क्रॉस किया ना इन एंगल्स के सामने, इन चारों में से कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो भी हो जाएगा कि भाई क्लियर हो जाएगा कि भाई डायगोनल एक दूसरे को मीट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। करेक्ट? तो मैंने चलो AOB लिया, मेरे को पसंद ये है इसलिए मैंने इसको लिया। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने इसको प्रूफ कर दिया तो भाई हो गया हमारा डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। तो मैं अभी इरेज कर देता हूं यहां पर। तो सिंपली क्या प्रूफ करना पड़ेगा, AOB इक्वल्स 90 डिग्री। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये रखो, ये देखो लिख दिया मैंने, ऑलरेडी लिख के रखा है, AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कैसे इस AOB को 90 डिग्री प्रूफ करे, कैसे इस BD और AC को इक्वल प्रूफ करे, ये सवाल आपके मन में आया होगा। कुछ नहीं, जो एक बेसिक लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि भाई प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है बोले तो हमें एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके ही प्रूफ करना है। तो थ्योरम को प्रूफ करना मतलब बहुत बड़ी बात है, या फिर याद ही रखना है A to Z सब कुछ कैसे स्टेप्स है, वैसे सब कोई जरूरत नहीं। दिमाग को दौड़ाओ और आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे करना है। अब जैसे कि डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, तो इन डायगोनल्स मैंने कहा था ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। इतना बस याद रखोगे और फिर थोड़ी 2-3 चीजें ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन फॉलो हो जाएगी, तो एकदम अच्छे से थ्योरम को कैसे प्रूफ करना है या फिर इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करना है ऐसे दिमाग में रखो, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो दो डायगोनल्स जो भी ट्रायंगल्स से रिलेटेड है, जिनको आप प्रूफ कर सकते हो या फिर मैं प्रूफ कर सकता हूं कॉन्ग्रुएंट, उन ट्रायंगल्स को पकड़ो। बोले तो AC और BD जिन ट्रायंगल्स का हिस्सा है जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ओके, उन ट्रायंगल्स को पकड़ो और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो मैं तो भाई देखते ही पहचान सकता हूं, मतलब मेरे दिमाग में चिपक जाएगा कि अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, हमारा DAB डैब वाला ट्रायंगल, और ये CBA, ओके, CBI नहीं, CBA, ओके, डैब बोले तो डैब, ओके, कोई दूसरे डैब पे मत जाना। तो ये दो ट्रायंगल्स को अगर मैं पकड़ूं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं तो हो जाएगा मेरा AC इक्वल्स BD। चलो बता देता हूं कैसे, फटाफट देखना ध्यान से। अभी यहां पर हमें तो पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल है। दूसरी बात, स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। अब ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल है हमारा डैब वाला और CBA वाला, इसमें से अगर मैं CBA को बाहर निकालूं, ओके, तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, करेक्ट। इसमें ये रहा C, ये रहा B, ये रहा A,
ये रहा ए बी का सिंबल में, सिंबल्स वैसे के वैसे रख रहा हूँ, सी बी का लिए ये था, हम लोग ने सिंबल रखा था ओके 90 डिग्री, जो डिनोट कर रहे हैं ना हम लोग जिन भी नोटेशन से, उसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को अगर मैं पलटा दूं तो कुछ ऐसे दिखेगा ये, करेक्ट, मतलब अब थोड़ा साइज में इधर उधर हो जाएगा पर दिखेगा तो ऐसे ही है, ऐसे पलटने पर, करेक्ट। ये पलटेगा तो भी ए बी यही रहेगा, बी इस तरफ जाएगा, सी इस तरफ आएगा, बाकी का डिनोशन सेम, सी बी के लिए एक डंडी थी, ये इसके लिए ये यहां पर 90 डिग्री। अब इसको भूल जाओ और इसको देखो, इसी सीबीए को मैंने ऐसे कर दिया है आपके सामने। अब तो भाई काम एकदम आसान हो गया, देखते ही बना दोगे आप, मतलब देखते ही बोल दोगे कि सर हमें तो समझ में आ रहा है कि हमारा डैब जो है, ओके, यहां पर जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ का जो डैब जो है, या फिर इग्नोर करने से अच्छा मैं उड़ा देता हूँ इसको, मतलब इरेज कर देता हूँ, ठीक है, हो गया इग्नोर। चलो, तो यहाँ पर जो डीएबी ट्रायंगल है और ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ सीबीए ट्रायंगल है, देखते ही पहचान लोगे कि भाई ये एसएएस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कैसे? देखो, ये साइड कॉन्ग्रुएंट, एकदम सेम ओरिएंटेशन में लगा के रखा है मैंने, तो साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब साइड इक्वल, सॉरी ये एंगल इक्वल दिख रहा है, ये साइड इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड जो है सीबी और एडी, देखो फिगर में सीबी और एडी ये तो इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है, जो हम लोग ने पढ़ा था, मैंने अभी भी बताया था। ये जो बीए और एबी है ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये तो कॉमन साइड ही है ना, सेम ही कॉमन साइड का ट्रायंगल मैंने लिया है, तो इक्वल ही होंगे। और बचा बात इस एंगल का, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हो गया फिर। मतलब मैंने एकदम आपको रीजन के साथ बता दिया कि कैसे कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं, और फिर उन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने की वजह से हमारा एस ए और देखो ए और फिर एस, इस टेस्ट से ये दो ट्रायंगल्स हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। तो समझ में आ गई बात? तो कौन से दो ट्रायंगल हो गए? डैब और सीबीए हो गया कॉन्ग्रुएंट। बस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो डैब और सीबीए। नाम हमें पता है कैसे लिखते हैं, बेसिक सी चीजें है। डीएबी इस फैशन में मैं गया तो सीबीए इस फैशन में मैं जा रहा हूं, सेम लाइन में डीएबी सीबीए, ठीक है। फिर तो यहां पर जो रीजंस मैंने बताए उनके साथ साथ आप लिख देना कौन से साइड्स, कौन से एंगल सेम है, और फिर लास्ट में आप यही लिखोगे कि भाई डैब इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीए, ये डी है बाय एसएएस टेस्ट। फाइनली ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप तो एकदम उछल कूद के बोल सकते हो कि ये जो AC है ये हमारे BD के साथ मेल खाएगा, क्योंकि ये तीसरी साइड है हमारे दोनों ट्रायंगल्स की बची हुई। ओके, ये दोनों तो इक्वल है, बची हुई तीसरी साइड भी इक्वल ही होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है बची हुई, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, तो इसीलिए AC इक्वल्स BD। पढ़ चुके हम लोग ये चीज, तो लिख देंगे हम लोग AC इक्वल्स BD। कैसे? CT CTC। तो हो गई पहली चीज प्रूफ हमारी, AC इक्वल्स BD। ये तो करना था, डायगोनल सेम हो गए हमारे, AC इक्वल्स BD। देखो AC इक्वल्स BD हो गया। अब AOB को हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब एक दिमाग में तरकीब लगाओ, इन दो ट्रायंगल्स में से, मतलब अब करना क्या है, कौन से दो ट्रायंगल्स पकड़ने हैं। ओके, ये दो ट्रायंगल्स अब छोड़ दो, अब इस CBA के ऊपर फोकस करो, क्योंकि हम लोग AOB को 90 डिग्री प्रूफ करने के पीछे पड़े हुए। तो यहां पर मैं इरेज कर देता हूं ये चीज। अब ध्यान देना, जो चीज चाहिए मुझे वही रखता हूं मैं। हमें पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पढ़ा था कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग ने प्रूफ किया स्क्वायर के बारे में कि भाई डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसका ही मतलब हम लोग ने क्या समझा था, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब, कि भाई डायगोनल्स ओके कि जो इक्वल पार्ट्स बनेंगे वो सारे सेम टू सेम होंगे, बरोबर ना। ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर,
करेक्ट। अब ध्यान से देखना, ओके मैं थोड़ा सा अलग डिनोशन करता हूँ इसको। ओके ये तो सेम इक्वल साइड्स के लिए था ना, ये अलग है लेंथ इसीलिए थोड़ा। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखना, ये रहा ये वाला और ये वाला। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? चलो सोचो सोचो, आपको अपने सोचा होगा, बोला भी होगा कि हाँ सर बिल्कुल ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं हमें, तो बस इसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था हमें। और कैसे कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, अब कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये बता देता हूं मैं आपको कैसे। देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करोगे तो भी हो जाएगा। इस ट्रायंगल के सी को पकड़ो, इसकी चोटी को पकड़ो, इस ट्रायंगल की ऐसे इस चोटी को खींचो और ए पे गिरा दो, तो क्या होगा, ये जो CO वाला साइड है वो AO के साथ बिल्कुल मेल खा रहा है ना, देखो एकदम एग्जैक्ट। ये OB वाला साइड तो कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो ये भी मेल खाएगा जब ये ऐसे गिरेगा ट्रायंगल इसके ऊपर। और लास्टली ये जो CB है ये AB पे गिरेगा, गिरेगा मतलब ओवरलैप होगा जब हम लोग उसको इसे उठा के चोटी पे उठा के पटक देंगे AOB पे ऊपर, तो CB गिरेगा AB के ऊपर और ये दोनों भी इक्वल है। तो जो साइड्स हम लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो ट्रायंगल जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर पटक रहे हैं उनके साइड्स इक्वल होने की वजह से एकदम वो एकदम फिट हो रहे एक दूसरे के अंदर। तो भाई इसी को तो कहते हैं हम लोग इक्वल ट्रायंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये एकदम बेसिक लॉजिक था, तो ये देख के भी आप कर सकते हो अभी, अगर आपको उतनी मतलब ताकत आ गई होगी देख किस कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं समझने की, तो बिल्कुल करना। या फिर ये जो मैंने मेथड बताया लंबा चौड़ा, ये भी आप फॉलो कर सकते हो समझने के लिए, देख के समझने के लिए कि भाई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। क्योंकि बाकी लिखना तो है ही आपको एग्जाम में, क्योंकि बिना लिखे ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते आप। वो जो सारी चीजें हैं कि भाई कौन सी साइड किसके साथ क्यों इक्वल है वो सब लिखना ही है। क्योंकि पर अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो लिखने में क्या ही दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या होगा, इन दो साइड्स के लिए रीजन क्या है, सेम है इसी इसका कि भाई ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये रीजन हो गया। ये तो कॉमन साइड है, और ये जो दो साइड्स है इनके लिए रीजन क्या होगा, इक्वल है इसीलिए, मतलब इक्वल है ये दो साइड्स, इसके लिए रीजन क्या है भाई साइड्स ऑफ स्क्वायर दिख रहा है सामने सामने। तो ये सारी चीजें लिख देंगे। देखो ट्रायंगल का नाम भी कैसे होगा, इसके ऊपर पलट, मतलब ये सी इसके ऊपर पटकेंगे हम लोग, तो सी सिर्फ यहाँ पर आएगा और भी तो जगह पे यही है, तो AOB और COB ऐसे दो ट्रायंगल्स का नाम होगा। करेक्ट, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, सारी चीजें लिख दो। ओके कौन से साइड सेम हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको AO और CO सेम है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इसीलिए, OB कॉमन साइड, और जो हमारा CB और AB है वो तो है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये तीनों भी चीजें आप लिख दोगे तो इससे समझ में आएगा भाई कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड सेम है, और तीनों साइड सेम है बोले तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS टेस्ट। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है जो भी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हमें बस एक एंगल से दिलचस्पी है, कौन से एंगल से दिलचस्पी है हमें, देखो इसको पटकने के बाद AOB और COB करेक्ट दिख रहा है ना आपको, सपोज समझ लो ये इसके ऊपर ही आ गया है ना, तो COB कुछ ऐसे दिखने लग गया है, करेक्ट COB राइट। तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और ये तो इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स अब, तो इसीलिए COB और AOB इक्वल है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। थोड़ा अगर दिक्कत आ रहा होगा तो आप ये पूरा लंबा चौड़ा पैटर्न फॉलो करना जो हम लोग ने अभी तक पिछले वीडियो में भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को प्रूव करने के मतलब के लिए जो भी तरीका है मैं और मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश किया हो, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओके कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि कभी कभी ब्रशअप करना भी जरूरी होता है, इसीलिए तो बहुत बार हम लोग ने किया, इसलिए मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा इसके लिए अभी फिलहाल। ओके यहाँ पर भी इसके लिए बता दिया था डिटेल में। वैसे ही आप अगर ये दो ट्रायंगल्स के लिए भी लॉजिक लगाओगे, ओके ओरिएंट करोगे, तो समझ में आ जाएगा कि ये दो एंगल्स भाई होंगे एक दूसरे से इक्वल बाय कौन सा CPC TC के हिसाब से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दो एंगल्स मतलब कौन से, COB और AOB इक्वल है। देखो फिगर में देखो कहां पर है, यहां पर लिख दो चाहिए तो चलो COB मतलब लिख दो, मतलब लिखना तो है ही सब आपको, COB और AOB इक्वल है।
CPCTC। अब एकदम बच्चों बच्चों का खेल बचा हुआ है। देखो ये रहा अपना COB, ठीक है। ये रहा अपना AOB। अब देख के समझ में आ रहा है ये दो एंगल्स अगर इक्वल है और ये AOC ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये AC एक डायगोनल है हमारे स्क्वायर का, तो स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल्स है उनका टोटल मेजर 180 डिग्री होता है एंगल्स इन लीनियर पेयर के हिसाब से, पढ़ चुके हैं हम लोग बेसिक एकदम। तो इन दो एंगल्स का भी टोटल 180 डिग्री होगा। बिल्कुल, चलो लिखते हैं AOB और COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसका रीजन एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हमें तो पता है AOB COB दोनों भी सेम टू सेम नीचे, करेक्ट, सेम टू सेम है ना, AOB COB सेम टू सेम। तो दोनों के जगह पे कोई भी एक का नाम लिख दो। सपोज मैं अभी मेरे को AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है तो मैं AOB लिखूंगा, तो AOB प्लस इसके जगह पे भी AOB हो जाएगा। सिंपल है ना। तो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर 180 कट होके 90 डिग्री, तो बचा क्या? एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था हमें, है कि नहीं? दूसरी चीज एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों भी डायगोनल्स एक दूसरे को मेल, मतलब इन दोनों का मिलन हो रहा है एट राइट एंगल्स। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजी में कि डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स। दोनों भी चीजें हो गई हमारी प्रूफ कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स। चलो, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग ने क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, अब टाइम आ गया है कि उनका हम इस्तेमाल करने की जितनी ज़्यादा हो सकती है कोशिश करें। तो इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल मतलब करना चाहिए या फिर कर सकते हैं, इसका एक डेमो समझ लो, इस क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये रहा ABCD, ये पैरेललोग्राम है, बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कुछ और कुछ ढूंढना है हमेशा की तरह। तो क्योंकि अब ABCD पैरेललोग्राम है तो दिमाग में कुछ चीजें एकदम फटाफट आने शुरू हो जाएंगे कि भाई इनके अपोजिट साइड्स इक्वल है, करेक्ट, इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, वगैरह वगैरह सारे प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हमें x, y एंड z इनकी वैल्यूज ढूंढनी है। कहां पर है हमारे x, y एंड z? देखो यहां पर छुपा है अपना x, यहां पर छुपा है अपना z, और y यहां पर है y। y तो रह गया, ये रहा y। ठीक है, तो कैसे ढूंढे हम, ये आपके दिमाग में सवाल आ जाएगा। तो कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग अभी तक की पड़ी हुई चीजों का इस्तेमाल करना है और आंसर को लेके आना है। सबसे पहले x से शुरू करेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा क्योंकि यहां पर हमारा x दोनों साइड्स में ही छुपा हुआ है। देखो x की जो वैल्यू है, जो कुछ भी, ये CD का जो लेंथ है उसमें छुपी हुई है और AB इसके लेंथ में छुपी हुई है। तो अगर हम ओके देखें ध्यान से कि ये जो दो साइड्स है CD और AB, और कुछ दिमाग में चमकने की कोशिश हो जाएगी ना आपकी, तो समझ में आ जाएगा कि ये दोनों, तो हमें पता है पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स है। तो बस अपोजिट साइड्स है, इक्वल होते हैं, तो ये जो वैल्यूज होंगी उनकी लेंथ की वो भी इक्वल होंगी। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल ही जाएगी। देखो चलो फटाफट देखते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, शुरू इससे करेंगे हम लोग। AB इक्वल्स टू CD, क्यों भाई? रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो बस हम लोग अभी क्या करेंगे, AB और CD इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यू ढूंढेंगे। तो अब ये तो बच्चों वाला खेल है। ओके, तो आप अगर AB की वैल्यू 3x - 1 इक्वल्स टू CD की वैल्यू क्या है 2x, मतलब 2 टाइम्स x + 1, इनको पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सिंपल सी चीज है। ओके, आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, चलो मेन चीज पर आते हैं। ये तो बेसिक मैथ है, वो तो आप कर लोगे, मुझे पता है। ओके, तो टाइम बचाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया।
आप खुद सॉल्व करके भी लेके आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्लास 9 में हो। फोकस हमें किस पे करना है, अब x की वैल्यू हो गई, y और z की वैल्यू को समझने पे करते हो फटाफट। ओके, जो आपको कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है, ये तो सब आप छोटी छोटी चीजें पढ़ चुके हो। तो z और y की वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इनके अगल बगल वाले एंगल्स कैसे दिख रहे हैं, उन्हीं की मदद से हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ हिंट। तो बाजू वाला एंगल 50 डिग्री है, ओके, और फिर बाद में ये अगर पूरा एंगल अगर हम लोग पकड़ेंगे तो इसके एडजेसेंट वाला एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है 102 डिग्री। अब याद करो, हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम है वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये एंगल का पता है, इस एंगल का पता है, इसका पता करना है, जो ये दो एंगल एक ही एंगल का पार्ट है। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना कि हम लोग भाई एंगल CBA, ठीक है, एंगल CBA प्लस एंगल DAB, दोनों का सम है भाई 180 डिग्री। तो इन दो एंगल्स में से CBA 102 है और DAB को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? DAC, एंगल DAB इन दो एंगल से बना हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसीलिए। ओके, मतलब DAB दो एंगल से बना है तो उन दो एंगल्स का नाम लिख देंगे, बोले तो एंगल DAB की वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन से दो एंगल से बना हुआ है? DAC से, तो DAC प्लस एंगल CAB बस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहां पर हमें DAC की वैल्यू तो पता है, DAC 50 डिग्री है, 102 डिग्री है। तो एंगल CAB जो है वो क्या है भाई? एंगल CAB तो हमारा Z है, तो मैं Z ही लिख देता हूं सीधा सीधा, करेक्ट। बस CAB की जगह पे विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 102 प्लस 50 152 हो जाएगा। 180 में से 152 को कम कर दो, ओके, तो 160 20, तो 8 और 20 28 डिग्री, तो z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये बेसिक मैथ करके आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब बचा हमारा y, तो y को कैसे ढूंढा जाए? सिंपल है, अभी z की वैल्यू तो हमें क्या मिली है, ओके, थोड़ा सा कट हो गया, हाँ, z की वैल्यू हमें क्या मिली अभी 28 डिग्री। ध्यान से देखोगे तो ये जो पैरेललोग्राम है हमारा, उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ये ट्रांसवर्सल जो पास हो रहा है AC नाम का, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं ना। देखो ये दो पैरेलल लाइंस है हमारा, दो पैरेलल लाइंस में से ऐसे ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इस ट्रांसवर्सल के इस वाले साइड पे जो एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के साथ, और ये जो एंगल बन रहा है, करेक्ट, ये तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए जो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो z है वो इक्वल होगा इस एंगल से, करेक्ट। नाम क्या है इसका? DCA, बरोबर। चलो ये लिख देते हैं। ऑटोमेटिक y की वैल्यू कैसे मिलेगी अब आपको समझ में आ भी गया होगा, इन शॉर्ट, मतलब कुछ कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते, तो मैं क्या लिखता हूं कि भाई CAB इक्वल्स टू ACD, ठीक है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ, बस इनिशियल लिख रहा हूं तो आप लिख देना। अब CAB क्या है भाई? CAB Z है, Z तो 28 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ACD 28 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो एंगल ACD 28 डिग्री, चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं ACD, ये एंगल है 28 डिग्री। अब हमें y ढूंढना है, जो कि ये है एंगल y। देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये ACP जो है, ओके, एक्सटेंडेड लाइन है हमारे डायगोनल की, मतलब डायगोनल को ही एक्सटेंड करके P तक गए हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स होंगे वो तो होंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर, जिनका सम होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री, बरोबर। तो लिख दे दो ACD प्लस कौन सा? DCP, जो कि y है एक्चुअल में, करेक्ट। बस लिख देता हूं मैं DCP 180 डिग्री। क्यों भाई? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ACD तो हमको पता है 28 डिग्री, DCP है हमारा y, DCP y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस
y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 152 डिग्री, माइनस प्लस कर दो, लेके जाओ, हो जाएगा। क्लियर, क्लैरिटी आ गई। तो x, y और z तीनों भी हमको मिल गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल की मदद से कि किस तरीके से सिंपल तरीके से, मतलब सिंपल सी चीज है भाई, हम लोग को प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है क्वाड्रिलेटरल्स के और सवालों को सॉल्व करना है दिमाग को लगा के। ओके, दिमाग को बाजू में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर्टीज बस पढ़ के रट के कोई फायदा नहीं, उनका इस्तेमाल करने को आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जितने ज्यादा सम्स आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आते जाएगा। क्लियर। चलो अब अपने एक्सरसाइज 14B का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो शायद थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअली इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैंने पिक किए हुए हैं, ठीक है। या फिर आपको शायद वो मुश्किल भी हो सकते हैं आपके लिए, इसीलिए। तो शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD, क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। ओके, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस बोला है। देखो ABCD, ठीक है, विथ एंगल A इक्वल्स टू 67 डिग्री, A 67 डिग्री दिया हुआ है। इफ डेक इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल DEC बोले तो, ओके, तो देखो DEC इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला हुआ है, ठीक है। तो जो मुझे है ना लगता है ना, मैं फटाफट वैसी मार्किंग करते चलते जाता हूं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों भी साइड सेम। रोम्बस बोला हुआ है ABCD को, इसका मतलब सारे साइड सेम। तो सारे साइड सेम मतलब इसको मैंने जो नोटेशन दिया है वो ही मैं इसको दूंगा, इसको दूंगा, इसको दूंगा। दिमाग में चिपक रहा है, कुछ चीजें आ रही है, करेक्ट। फिर बोला है क्या भाई, कैलकुलेट एंगल CBE, एंगल DBE। तो दोनों भाई भाई को कैलकुलेट करने के लिए बोला। नाम में तो भाई भाई लग रहे, CBE ये रहा, वैसे तो है भी भाई भाई दिख रहा है हमको। ओके, अब कैलकुलेट जो करना है उनको मैं ना थोड़ा दूसरे कलर से लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लैक से CBE इसको कैलकुलेट करना है और DBE इसको कैलकुलेट करना है। एक मिनट, थोड़ा अलग कर देता हूँ, हाँ ठीक है, अब बरोबर है। तो इन दो एंगल्स को ढूंढना है और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो इसका इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचना है। तो सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग इन दो एंगल्स को ढूंढें। पहली बात तो दिया हुआ है रोम्बस और इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसमें ना हमें ट्रायंगल्स का भी थोड़ा बहुत मतलब इस्तेमाल होने वाला है, ऐसे देख के तो लग रहा है, करेक्ट। चलो अब शुरू करते हैं। सिंपल तरीके से बस सोचना है। देखो कोई भी ज्योमेट्री का सम, मतलब कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर सपोज ये क्वेश्चन है, तो रटना नहीं है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सोचना है कि सॉल्व कैसे किया जाए विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग आपका नॉलेज, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल देखते ही दिमाग में चिपकना चाहिए कि भाई सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे, 60 डिग्री, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर सारे एंगल्स को 60 डिग्री ऐसे कर देता हूँ, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखना बोला है CBE को, तो जितना हो सके हम लोग उसके अगल बगल वाले एंगल्स ढूंढ लेंगे ना, उतना जल्दी हमें CBE मिल जाएगा। तो CBE को ढूंढने के लिए ना आप, मैं चाहता हूं कि इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना। देखो ये ECB वाला ट्रायंगल, इस पे फोकस करते ही आपको समझ में आ जाएगा चीजें कैसे हमें निकालनी है। अब देखना मैंने कहा ना उसके अगल बगल वाले एंगल्स को निकाल दोगे तो आसान हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स को जितना हो सके उतना कोशिश करना निकालना। पर सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखते ही और एक चीज दिमाग में आ जाएगी कि देखो CBE में दो साइड्स जो है इस ट्रायंगल के, आप अगर ऐसी मुंडी ऐसे करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं फिगर को तो ऐसे नहीं घुमाऊंगा, पर आप मुंडी ऐसे करके देख लो। देखो दो साइड्स इक्वल दिख रहे हैं इस ट्रायंगल के, बोले तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उन इक्वल साइड्स के, जैसे कि इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, करेक्ट। तो मैं थोड़ा अलग रंग से करता हूं, ये रहा ये एंगल अपोजिट इस साइड का और इस साइड का ये जो हमें ढूंढना है। अरे वाह, तो जो ढूंढना है वो कंसिडरेशन में आ गया। तो ये दो एंगल्स, कलर एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, रुको मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ। देखो ये और ये, ठीक है, रेड के ऊपर ग्रीन एकदम कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। तो ये दो एंगल्स तो सेम है, हमको समझ में आ गई। तो प्रॉब्लम हमारा सिर्फ बचा इस एंगल को ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग
CBE को तो निकाल ही पाएंगे। कैसे? इसका वैल्यू मिल गया तो ये दो इक्वल है, तो सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, करके देखेंगे तो मिल ही जाएगा। देखना पर पहले इसको तो ढूंढ ले। अब DCB को कैसे ढूंढे, ये दिमाग में सवाल आ जाएगा। तो ध्यान देना, देखो आप देख पाओगे ये एंगल DCB हमारा इसके बरोबर अपोजिट में है, और रोम्बस के केस में ओके पैरेललोग्राम जैसे उसके पास प्रॉपर्टीज है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, तो रोम्बस के भी अपोजिट एंगल है इक्वल। और इन इक्वल एंगल्स से क्या समझ में आएगा कि C भाई हमारा 67 डिग्रीज है। क्लियर? तो जितना कुछ भी मैंने महाभारत रामायण मतलब जो कुछ भी बोला मैंने, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, नहीं तो दिमाग के ऊपर से पानी बह जाएगा। ठीक, तो एकदम शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, बाकी का जो कुछ भी बोला है मतलब रीजन वगैरह तो आप ही लिखना, बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहले मैंने क्या किया, फोकस किया DEC ट्रायंगल के ऊपर, तो मैंने ऐसे लिख दूंगा इन ट्रायंगल DEC, क्योंकि सारे एंगल्स 60 डिग्री है, ये मैंने लिखा करेक्ट। तो उन एंगल्स का नाम लिखो आप, तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारा, मतलब कोई बात नहीं, सारे एंगल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो कंसिडरेशन वाला हमारा एंगल है जिसकी हमें जरूरत है उसका भी लिख दिया नाम, बस हो गया। तो कौन सा एंगल हमारा कंसिडरेशन में, ये वाला DCE, तो मैंने लिख दिया DCE 60 डिग्री है। हाइलाइटर, एक मिनट, DCE 60 डिग्री है। ओके, क्यों भाई? ट्रायंगल क्या है हमारा, ये DEC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ इक्वी, ओके लैटरल है इसलिए नाम लिख देना। फिर आगे हम लोग बढ़े, इस ट्रायंगल को देखें, कौन से वाले, CBE को, और हमें क्या हाँ उससे पहले हमें ये भी पता है कि भाई CE जो है वो CB के साथ इक्वल है। फिगर में देख के ही समझ में आ रहा है हमको, क्यों? क्योंकि ABCD रोम्बस है, DEC हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों भी एक सेम साइड शेयर कर रहे हैं, और इस वजह से भाई सारे साइड्स जो है हमारे रोम्बस के और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक दूसरे से एकदम मेल खाएंगे, इक्वल होंगे, करेक्ट। तो बस इसी चीज की वजह से क्या लिखेंगे हम लोग, CE इक्वल्स टू CB है, तो CE इक्वल्स टू CB। क्यों भाई? ABCD रोम्बस है, जो मैंने पूरी रामायण कथा बताई ना वही लिखनी है, ABCD रोम्बस है, DEC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और वो शेयर कर रहे एक साइड। ओके, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कॉमन साइड शेयर कर रहे, मतलब CD, इसके वजह से भाई सारे साइड हमें समझ में आ रहे कि भाई सेम ही है। क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया ना? ये अगर चारों भी साइड्स इक्वल लेंथ के हैं तो मैंने इक्वल नोटेशन से डिनोट किया इनको, मतलब सेम नोटेशन से डिनोट किए। अब ये चारों साइड्स में से एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की है, तो ये हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कैसी होती है, इनके भी साइड सेम होते हैं, तो सेम ही नोटेशन से किया, तो इसका मतलब यही हुआ ना, सारे साइड सेम है, तो इसलिए C और CB सेम टू सेम है, C इक्वल CB। ठीक है, तो जो भी अंग्रेजी में बता दिया मैंने, मतलब जो भी लिखना है वो बता दिया मैंने, अंग्रेजी में लिख दो अच्छे से एकदम। फिर हम लोग बढ़े इस ट्रायंगल के ऊपर, CBE ट्रायंगल के ऊपर, तो आ गए हम लोग इन ट्रायंगल CBE। हमको ये पता चल गया है कि CE और CB के इक्वल होने की वजह से ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बस ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इन ट्रायंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल CBE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों भाई? रीजन ये है हमारा, सिंस C इक्वल्स टू CB, तो आप नंबरिंग दे दो 1 2 3 जैसे भी, फ्रॉम 1 लिखो 2 लिखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन हमारा मुद्दा ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने पर हम लिखेंगे कि CBE और CEB सेम टू सेम है, CBE और CEB सेम टू सेम है। इसका रीजन आप लिखोगे कि भाई सिंपल सी चीज है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके हिसाब से यहां तक की कहानी में हम लोग की बस एक चीज बची हुई अभी कि भाई ये DCB 67 डिग्री बताना है, तो ये भी लिख देंगे हम लोग कि एंगल DAB 67 डिग्री दिया हुआ है,
एंगल DAB इक्वल्स टू 67 डिग्री, करेक्ट। और हमें तो ये पता है, अब ये तो गिवन है, करेक्ट, तो गिवन आप लिख दोगे। और हमें ये पता है कि भाई एंगल DAB इक्वल है भाई एंगल किससे, DCB से। तो क्या हुआ, क्यों भाई इक्वल है, क्योंकि अपोजिट्स एंगल्स है ये, करेक्ट। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल लिख दोगे आप, ठीक है, इक्वल, EQ लिख दिया मैंने। तो इसके हिसाब से देयरफॉर DC, अब डैब और DCB सेम सेम है, तो डैब की वैल्यू 67, DCB की वैल्यू भी 67, तो देयरफॉर एंगल DCB इक्वल्स टू 67 डिग्री। चलो कहानी में यहाँ तक आ गए हम लोग, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैंने शॉर्टकट में लिख दी है, आप एकदम अच्छे से लिख देना, पर बेसिक जो चीज़ें हैं मैंने सब बता दिया आपको रीज़न के साथ साथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब। तो बस अब और भी आसान हो गई चीज़। अब सिंपली CBE को लो, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल CBE, और सिंपल वे में CBE, ये वाला एंगल देखो, एंगल CBE प्लस एंगल CEB, CBE प्लस एंगल CEB, ठीक है, प्लस एंगल कौन सा, ECB। तीनों भी एंगल्स लिए हम लोग ने, उनका सम 180 डिग्री होता है, यही लिख दिया मैंने। ओके, तो रीजन तो आपको पता है क्या लिखना है, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगुलर, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लिखना है। तो CBE CEB ये तो एक जैसे ही है, तो मैं क्या इसमें लिख सकता हूँ, CBE और CEB में से हमको तो CBE ढूंढना है ना, तो मैं CBE लिख देता हूँ CEB की जगह पे, तो CEB की जगह पे CBE, ठीक है, यहाँ पर भी CBE, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल CBE हो जाएगा। चलो मैंने लिख दिया 2 एंगल CBE। फिर अब ये जो ECB का जो चक्कर है, ECB किस से बना हुआ है, ECD से बना हुआ है। एक मिनट, कौन से एंगल से बना हुआ है, ECD से, और कौन से एंगल से, DCB से, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें तो पता है ECD और DCB, इनकी वैल्यू हम लोग ने ढूंढ ली है। ओके, ECD 60 डिग्री, करेक्ट, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू यहां तक हो गया था, ये सॉल्व किया था हम लोग ने। DCB अभी भी लिया हम लोग ने, देखा था, DCB 67 डिग्री है ना, देखो DCB 67 डिग्री डाल दिया मैंने, DCB 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तो बच्चों का खेल है। ओके, 67 60 127 हो जाएगा ये टोटल, करेक्ट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्लस 2 एंगल CBE, इसको माइनस करो 127 में से, तो 180 माइनस 127 30 और 33 हो जाएगा, करेक्ट। तो 2 एंगल CBE इज इक्वल्स टू 33 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो एंगल CBE तो मिल जाएगा कुछ एट 16.5 डिग्रीज, बस हो गया। तो एंगल CBE इक्वल्स टू 16.5 डिग्री। अब DB कैसे ढूंढे, कुछ नहीं, सेम टू सेम लॉजिक को लगाना है। अब देखना, हमें तो ये भी पता है कि पैरेलल रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम है, सिंपल उसी केस के हिसाब से हमें पता है कि पैरेललोग्राम में उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर रोम्बस भी वो प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री। तो अगर जब मैं प्लस करूंगा, ओके, 67 डिग्रीज को और यहाँ पर पूरे के पूरे इस एंगल ADC को, तो मुझे 180 डिग्रीज मिलेगा, करेक्ट। चलो वही करते हैं हम लोग, वही लिख देते हैं। तो एंगल DAB ये वाला प्लस एंगल ADC क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिख दो आप, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। शॉर्टकट में लिख देता हूं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट, ऑफ रोम्बस। अब DAB तो हमको पता है क्या है, DAB 67 है, ADC की वैल्यू निकालनी है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ADC जो होगा 180 माइनस 67 कर दोगे मिल जाएगा, 180 माइनस 60 120, उसमें से भी 7 करो तो 113 डिग्री। तो ADC 113 है,
अब सेम लॉजिक के आधार पर जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले लगाया कि भाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यहां पर भी अगर मैं कहूं ADC 113 है ना, अभी मिला हमको ADC 113, तो ये उसके सामने वाला एंगल ABC उसका अपोजिट एंगल हो गया और ये इक्वल होंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखा हम लोग ने, तो ये ABC भी हो जाएगा 113 डिग्री, तो पूरा का पूरा एंगल हो गया 113 डिग्री। लिख दो इसको, ADC इक्वल टू ABC एंगल ABC। क्यों भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, लिख दो, ठीक है, रोम्बस आर इक्वल। तो क्योंकि ADC 113 है, ABC भी क्या हो जाएगा, ABC इक्वल्स टू 113। अब ABC हमको पता है किन किन एंगल से बना हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा एंगल बना हुआ है ABD, DBE और CBE से। क्लियर? जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ABD है इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, करेक्ट? तो CBE की वैल्यू तो हमें पता है, तो बीच का जो DBE है वो भी मिल जाएगा। पर सवाल ये है कि भाई ABD की वैल्यू निकाले तो निकाले कैसे? और हमें तो पता है रोम्बस के केस में एक खास प्रॉपर्टी थी रोम्बस की कि भाई उसके जो डायगोनल्स है, ओके, स्क्वायर में भी पढ़ा था हम लोग ने, सेम टू सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास भी है कि क्या उसके डायगोनल्स जो है वो वर्टाइसिस पे जो एंगल्स है उनको बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये वर्टेक्स जो B वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये डायगोनल जा रहा है हमारा BD, दिखाई दे रहा है आपको, और ये भी क्या करेगा फिर, बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को ABC को। तो पूरा का पूरा 113 है, तो बाइसेक्ट करने के बाद आधा आधा कितना हो जाएगा, 113 का हाफ, राइट? तो हम लोग लिख देंगे ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 113 डिग्रीज, या फिर ABD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ABC। क्लियर? मतलब एंगल, क्यों भाई? प्रॉपर्टी लिख दो जो मैंने बोली, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल्स एट द वर्टाइसेस। बस। तो कितना है भाई, ABD कितना है, ABC का हाफ, तो 100, यहां पर देखो ABC 113, उसका हाफ निकालेंगे तो मिल जाएगा ABD। कितना होगा रफली? 110 का हाफ 55, 12 का 56, करेक्ट? तो 13 का 56.5, तो ABD 56.5। चलो अब बचा क्या, सिर्फ DBE को ढूंढना बच गया है। ये भी मिल गया हमें, ABD कितना है, क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं मैं, अब हमको मिल गया है ना तो क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं, 56.5। तो बस अब खेल खत्म। हमें CBE पता है 16.5 डिग्रीज, हमें ABD पता है 56.5 डिग्रीज, तो DBE निकालना कुछ मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमें टोटल एंगल भी पता है ABC 113 डिग्री। तो उसी को लिख देंगे हम लोग भाई कि भाई ABC इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल ABC इक्वल्स टू क्या क्या है, ABD प्लस DBE प्लस EBC या फिर CBE। तो ABD DBE जो हमें निकालना है और CBE जो हम लोग ने निकाला हुआ है, करेक्ट, CBE। अब एक एक की वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। ओके, ये एंगल का सिंबल वगैरह डाल दिया मैंने। तो हमें तो पता है, अभी अभी निकाला ABD 56.5 डिग्री प्लस एंगल DBE प्लस एंगल CBE 16.5 डिग्री है, ABC 113 डिग्री है। वैल्यूज पुट करोगे, एंगल DBE की वैल्यू आपको मिल जाएगी, करेक्ट। तो चलो सॉल्व कर ले, फटाक से 2 मिनट में सॉल्व कर दे। 0.5 एक हो जाएगा, करेक्ट। तो 56 और 16 को प्लस करेंगे तो
1 + 17 हो जाएगा ये, करेक्ट। 16.5 + 5 17, 17 + 56 56 10 66 और 7 और तो 73। ये टोटल 73 को 113 से माइनस कर दो तो 73 और 113 में तो फासला देखो 70 और 110 में 40 का है, 73 और 113 में 40 का ही होगा, तो dB क्या होगा 40 डिग्री। बस मिल गया, dB = 40 डिग्री। डन। अब बच्चों एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक हो गई एकदम एक जगह पे, तो इसके वजह से क्या होगा देखो 33 डिग्री नहीं 53 डिग्री होगा ये। आप ठीक से माइनस किए होंगे, आई होप आपने ये मिस्टेक नहीं की होगी। तो 53 डिग्री का हम लोग अगर हाफ लेंगे तो 26.5 डिग्री हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो CB हमारा 26.5 डिग्री होगा, ओके फाइन। और थोड़ा सा CB की वैल्यू उधर उधर होने की वजह से हमारी यहाँ पर भी CB की वैल्यू गड़बड़ हो गई, तो DB की वैल्यू भी गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट। तो 26.5 डाल लेंगे हम लोग तो 10 डिग्री एक्स्ट्रा मतलब प्लस कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें 40 डिग्री नहीं तो 30 डिग्री आंसर मिल जाएगा DBE का, ठीक है। सिंपल, बस 10 का फर्क हो गया, पर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, ऐसे करना नहीं एग्जाम में, ओके। अगर मेरे से हो सकता है तो ये आपसे भी हो सकता है, सिंपल सी कैलकुलेशन वाली मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान देके कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो फिगर दिख रहा है थोड़ा बड़ा सा, पर क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो एकदम ऐसे EU चुटकियों में हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड PQRS आर 2 पैरेललोग्राम्स। देखो ABCD एंड PQRS, ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम से दिया हुआ है। सच दैट एंगल D = 120 डिग्री, जो मैंने पहले से लिख दिया है देखो, एंड एंगल Q = 70 डिग्री, Q को भी 70 डिग्री बोल दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब X बीच में यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे छोटू से कुछ ट्रायंगल का कुछ एक छोटू सा एंगल है हमारा X। अब दिमाग में आएगा कि कैसे निकाले इस X को हम लोग, तो दी हुई जो चीजें हैं ना उन्हीं से शुरुआत करके हम लोग X तक पहुंचेंगे। देखो कैसे, हम देखो क्योंकि ये दोनों भी PQRS और ABCD पैरेललोग्राम्स है, तो हम लोग को एक बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, जो कि क्या होती है कि भाई उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल D है इसके हिसाब से और एंगल B ये तो इक्वल हो जाएंगे, एग्जैक्ट। तो मैं लिख देता हूं एंगल D = एंगल B, करेक्ट। यहां पर आप रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो 120 डिग्री हो जाएगा फिर, क्योंकि हमें तो पता है एंगल D = 120 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल B = क्या हो जाएगा 120 डिग्री, करेक्ट। चलो B हो गया 120 डिग्री। फिर ध्यान देना ये एंगल हमारा एंगल B या फिर ABC एंगल कहो, इस एंगल C के साथ या फिर DCB कहो, ओके। C के आजू अगल बगल में बहुत सारे एंगल्स हैं, कोई और कलर यूज करता हूं मैं। देखो इस एंगल C के साथ क्या एडजेसेंट है, बिल्कुल। और हमें ये भी पता है कि एडजेसेंट वाले पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं सप्लीमेंटरी। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल ABC मतलब ये एंगल B ही, ओके, प्लस एंगल DCB इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आप लिख दोगे कि भाई एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंटरी। तो ABC तो हमको पता है 120 डिग्री, प्लस एंगल DCB निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री है, DCB तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल DCB, ओके, एंगल DCB सॉल्व करेंगे तो DCB क्या है भाई 180 - 120 कर देंगे हम लोग, देखो 180 - 120 तो 60 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया हमें, इस X के बगल वाला एंगल। और याद है मैंने ये कहा था ना कि जब कभी हम लोग को एंगल्स ढूंढने हैं ना तो उसके अगल बगल वाले एंगल ढूंढने की कोशिश करो। अब क्योंकि हमें देखो X के ये वाला एंगल मिल गया बगल वाला, अगर मैं ये वाला भी एंगल ढूंढ लूंगा तो क्या हो जाएगा, इस छोटू से ट्रायंगल के 2 एंगल्स मुझे मिल जाएंगे। तो तीसरा एंगल हमारा X है, उसको तो ढूंढना बस बच्चों वाली बात है। तो चलो इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखते ही पता चल जाएगा, देखो
जब आप फोकस करोगे इस वाले पैरेललोग्राम पर, पी क्यू आर एस वाला, देखो तो ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स है जो हमें ढूंढना है ना, करेक्ट। ये वाला एस, एंगल एस, ये देखो। या फिर मैं कह सकता हूं इसको और प्रिसाइजली कि भाई पी एस आर ये एंगल और हमारा एंगल क्यू, या फिर पी क्यू आर ये अपोजिट एंगल्स है। तो सेम वे में क्या हो जाएगा, आप लिख दो ये सारी चीजें, तो हमें मिल जाएगा कि भाई पी एस आर क्या है, इक्वल्स टू 70 डिग्री, करेक्ट। इसी वे में जैसे ऊपर लिखा था ना हम लोग ने, वैसे ही रीजन सब कुछ आपको पता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसमें भाई, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में। तो अब पी एस आर 70 मिल गया हमें, देखो ये पी एस आर ये 70, ये जो डी सी बी है, करेक्ट, डी सी बी ये 60 है। तो अब तो भाई बोलने की जरूरत नहीं, 70 + 60 130, बचा हुआ ये 50 डिग्री होगा, तभी जाके टोटल 150 डिग्री हो जाएगा। तो वही लिखना है आपको कि भाई इन ट्रायंगल हमारा, अब इसको आप नाम दे सकते हो, पॉइंट को ओ नहीं दिया है उन लोगों ने तो नाम दे दिया मैंने ओ, तो ओ एस सी, ट्रायंगल ओ एस सी, तीनों भी एंगल्स के नाम लिख देंगे हम लोग, करेक्ट। कौन से, ये तीनों जो मैंने मार्क किए हुए, चलो मैं लिख देता हूं, एस ओ सी, एंगल एस ओ सी प्लस एंगल ओ एस सी, एंगल ओ एस सी प्लस एंगल ओ सी एस, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसीलिए लिख दिया। तो एस ओ सी क्या है भाई, एस ओ सी तो हमारा एक्स है, दिख रहा है, एस ओ सी, करेक्ट, एंगल एक्स। एंगल नहीं लिखेंगे हम लोग, एक्स लिख देंगे सिर्फ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस एंगल ओ एस सी क्या है, ओ एस सी 70 डिग्री है। फिर एस सी ओ क्या है, या फिर ओ सी एस 60 डिग्री है। तो इसका वैल्यू लिख दिया, सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे, हो जाएगा 70 60 क्या होता है 130, तो x + 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x = 180 - 130, 180 - 130 कितना होता है भाई, 50 डिग्री। सिंपल, यहां पर लिख देता हूं 50 डिग्री, मिल गया। चलो दोस्तों बढ़ते हैं आखिरी सवाल पर। तो सवाल में बहुत सारी चीजें पूछी गई है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस, देखो ये रहा अपना ABCD, ये रोम्बस है। तो मैंने क्या किया मालूम है, इनके साइड्स को मैंने एक नोटेशन दे दिया, मतलब ऐसे डिनोट कर दिया कि भाई इक्वल है करके। एंड DCFE इज अ स्क्वायर, तो ये रहा DCFE, ये एक स्क्वायर बोल रहे, तो सेम नोटेशन रहेगा ना, सेम तरीके से डिनोट करूंगा मैं इनके साइड्स को भी, इसी सिंबल को यूज किया मैंने। तो समझ में क्या आ रहा है भाई कि ये स्क्वायर और रोम्बस के सारे साइड्स जो है वो एक दूसरे से मेल खा रहे, इक्वल है। चलो फिर बोला क्या है, इफ एंगल ABC इक्वल्स टू 56 डिग्री, दिया हुआ है देखो ABC इक्वल्स टू 56 डिग्री, फाइंड पहला एंगल डे, मतलब डे मतलब DAY वाला नहीं, मैं बस पढ़ता हूँ ऐसे, एंगल DAE, डे, एंगल FIA, FEA, एंगल IAC, EAC, ओके। तो पढ़ने का तरीका है भाई, आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत मजा आने के लिए इसमें, पर हाँ पढ़ सकते हो, बाद में उस EAC को ऐसे ही देखना ढंग से, और देखना एंगल कौन सा है, ना तो गड़बड़ कर दोगे कुछ तो। और एंगल AEC, तो ये जो सारे एंगल्स है कहाँ पर है एक बार नोट कर लेते हैं। DAE कहाँ पर है, देखो DAE ये रहा, यहाँ पर है। फिर हाँ एंगल्स को मैं थोड़े अलग तरीके से नोटेशन करता हूँ, समझ में आ जाएगा अपने को। ये रहा DAE, फिर FEA, देखो FEA ये वाला एंगल, फिर EAC, तो EAC का है EAC ये रहा, और AEC, तो AEC का है AEC,
और सी, पर इसके लिए हमें ईसी डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो कर लेते। तो मैंने बस क्या किया मालूम है, ऐसे रेड से ही एक ईसी डायगोनल ड्रॉ कर लिया। कंस्ट्रक्शन में ही कहो, कुछ भी कहो, कर लिया। तो ही मुझे क्या मिलेगा भाई, एंगल एईसी मिलेगा, जो मुझे ढूंढना है। तो एईसी, ये वाला एंगल दिख रहा है, एईसी तक जा रहा है। अब इन चारों को ढूंढने के लिए हमें, पहले मैं बता रहा हूं आपको, कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले ट्रायंगल पर ध्यान देना है। उससे ही शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 तो मिल जाएंगे और तीसरा वाला भी मिल जाएगा। क्लियर? तो पहले शुरू करते हैं हम लोग किससे मालूम है, इन दोनों से, इन दोनों को ढूंढने से करते हैं, काफी इजी जाएगा हमें। देखो, तो मैं हाईलाइट करता हूं इस ट्रायंगल को, इसको ध्यान से एक बार देख लेना, और क्या आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है इस ट्रायंगल में, सोच के बताना मुझे। दिखा कौन सा हाईलाइट किया मैंने ट्रायंगल, ADE। यहीं पर स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है इस ट्रायंगल के बारे में, कुछ खास बात समझ में आ रही है? ओके, आई होप आपने फिगर आउट कर लिया होगा, सोचा होगा। सेम टू सेम एकदम सामने सामने दिख रहा है कि भाई AD और DE इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स इक्वल है। तीसरा साइड है वो इक्वल नहीं है, दिख रहा है हमें। तो ये 2 इक्वल दिख रहे हैं हमको, नोट कर दिया है, मतलब मैंने डिनोट कर दिया उनको सेम सिंबल से। क्यों भाई? क्योंकि रोम्बस की साइड और हमारे स्क्वायर की साइड्स इक्वल है, क्वेश्चन से ही हमें पता चला था। तो ये 2 साइड सेम है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है तो ध्यान देना, ये 2 एंगल्स, ये दिखा और ये चुट्टू सा अंदर वाला, इस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स हैं ये, इन इक्वल साइड्स के जो होंगे इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम लोग ने उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो ये 2 एंगल इक्वल। अब बात ये है कि इनको इक्वल करके क्या मिलेगा मुझे, बाकी के एंगल्स ढूंढने में मदद होगी। पर इक्वल करने के बाद भी मुझे ये एंगल तो चाहिए पूरा का पूरा, तभी जाके बात बनेगी ना, तभी जाके ये दोनों इक्वल एंगल्स भी मिल पाएंगे मुझे। अब ये पूरा का पूरा एंगल कैसे मिलेगा? ठीक है, तो कैसे मिलेगा, हमें तो पता है ये स्क्वायर है, उसका एंगल होता है 90 डिग्री, करेक्ट? यही से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो लिख दूंगा मैं कि भाई एंगल CDE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है भाई, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। इंटीरियर एंगल कहो, एक्सटीरियर एंगल कहो, 90 डिग्री। तो यहां पर बस ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री लिख दो, हो गया रीजन। अब ये वाला एंगल का क्या, ये कहां से मिलेगा? तो याद है ये ABCD हमारा रोम्बस है, और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल। तो ये एंगल B 56 डिग्री है, तो इसके सामने एंगल जो D है ये भी 56 डिग्री होगा, करेक्ट? तो हमें मिल गया, बस वही लिखो। तो एंगल CBA इक्वल्स टू एंगल CDA। क्यों भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इसके हिसाब से देयरफॉर क्या हो जाएगा, हमें तो पता है एंगल CBA 56 डिग्री है, इसीलिए CDA उसके सामने वाला ही 56 डिग्री हो जाएगा। चलो, तो CDE और CDA मिलने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमें ADE मिल गया, करेक्ट? देखो ना, CDE और CDA मिलने के बाद, ये दोनों मिलने के बाद, तो बस अब लिख देंगे कि भाई ADE कितना है, 90 + 56 कितना होता है, 90 50 140 146 है। तो एंगल ADE इक्वल्स टू, आप लिख दोगे ढंग से कि भाई CDE ऐसे, करेक्ट? ये ADE जो है, देखो AD बना हुआ है CDE से, CDE और CDA से। CD की वैल्यू पुट करो 90, CDA की वैल्यू पुट करो, CDA की 56, क्या मिलेगा 146। ऐसे समझ में आ गया? तो इतना था, बेसिक तो नहीं करेंगे हम लोग, बस मैंने बता दिया आपको। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है हमारा अब ADE, इसमें आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ADE, सॉरी यहाँ पर कुछ कॉमा आ गया, जरूरत नहीं है उसको। इन ट्रायंगल ADE आप तीनों एंगल्स लिख दोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो DAE डे जो हमें ढूंढना है, याद आ रहा है, DEA दिया
दिया प्लस, ठीक है, ये दोनों हो गए DAE और DEA। अब ये बचा ADE, तीनों का संगम होगा 180 डिग्री। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो AD तो पता है हमें 146, DE और DAE होंगे क्या? इक्वल। क्यों? क्योंकि DE और DA है इक्वल साइड्स। सबसे पहले मैंने बोला था ना कि इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इनके अपोजिट एंगल्स भी होंगे इक्वल। तो बस यहां पर मैं DAE और DE के, अब ये सब चीजें आप लिख दोगे ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, या फिर यहां पर भी आप लिख सकते हो कि भाई ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, क्यों ऐसे लिख सकते हो? ट्रायंगल ADE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों भाई? क्योंकि DA इज इक्वल्स टू DE। या फिर इसको और थोड़ा अच्छे से भी आप ऊपर ही लिख दो, इस इन ट्रायंगल ADE को शुरुआत करने से पहले। ओके, अब ये भी DA इक्वल्स टू DE क्यों है भाई? लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन से, सिंपल। तो पॉइंट ये है कि DAE और DE में दोनों भी सेम टू सेम है। DAE लिखा और DEA ये सेम टू सेम है, तो मैं DAE लिख दूं 2 बार, करेक्ट ना? इसकी जगह पे DEA के जगह पे DAE लिख दूंगा, तो DAE प्लस DAE 2 टाइम्स DAE हो जाएगा। 2 एंगल DAE प्लस 146 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। इसको मैं थोड़ा आगे हटा देता हूँ क्योंकि ये आपको चीज़ पता चल गई होगी, तो आप इसको लिख सकते हो कि जो मैंने बोला उस चीज़ को, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हो गया। अब ट्वाइस ऑफ एंगल DAE इक्वल्स टू 146, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल DAE प्लस 146 इक्वल्स टू 180। अब कोई भी सॉल्व कर लेगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको भाई? 180 में से 146 माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 150 34 हो जाएगा, और 34 का हाफ हो जाएगा 17। तो एंगल DAE कितना मिला हमें? 17 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल DAE इक्वल्स टू 17 डिग्रीज। एक मिल गया, ठीक है, ये रहा। ऐसे करके FEA, EAC, AEC एक करके हम लोग ढूंढते हैं। अब एक एंगल तो मिल गया हमें, एंगल DAE, करेक्ट, 17 डिग्री। तो हमें तो पता ही है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये और ये दोनों भी सेम है, तो ये भी 17 डिग्री। अब ढूंढना कौन सा है हमें? देखो ये 2 एंगल्स ढूंढने हैं हमें। मैं एक बार ये देखो FEA, करेक्ट, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद, एक मिनट, डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बन रहा है हमारा AEC, ये वाला। अब कैसे ढूंढेंगे? देखो स्क्वायर के केस में हम लोग ने, याद है, प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा था एकदम शुरुआत में इस वीडियो के, कि स्क्वायर के डायगोनल्स वर्टाइसेस पे जो एंगल्स है, ओके, डायगोनल के वर्टाइसेस पे जो एंगल्स उनको बाइसेक्ट कर देते हैं। और याद है कि बाइसेक्ट करने के बाद हमें एंगल्स कितने मिले थे? क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट करने के बाद 45 डिग्री। तो उसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने उस टाइम पे भी बोला था ना कि बस समझ लिया उस चीज को, पर उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। तो कैसे होगा? आप जितना ज्यादा सवाल सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब दिमाग चलाने का चांस मिलेगा आपको, और उन प्रॉपर्टीज को यूज करने का मौका मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में वैसा यूज करना है हमें। देखो टोटल जो है हमारा, टोटल ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये जो है ये एंगल, ये 45 है, करेक्ट, और ये जो है पूरा, ये भी 45 है। तो थोड़ा सा इंट्रिकेट है, ध्यान देना। इसमें से हमें शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इसको ढूंढने से। देखो इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले, इसको AEC को। क्यों? काफी आसान होगा ना, इसीलिए। देखना एक बार ये मिल गया तो हमारा FEA भी मिल जाएगा। अब ये AEC मिलेगा कैसे? ये पूरे एंगल को देखो ध्यान से, CED को, ठीक है। अब इस एंगल में हमें इसको ढूंढना है,
और ये एंगल बना हुआ है जिसको ढूंढना है उस एंगल, और हमारा DEA से बना हुआ है, दिख रहा है। तो हमारा DEA तो हमको पता है 17 डिग्री है। टोटल जो है ये एंगल, टोटल दिख रहा है आपको, ये टोटल 45 डिग्री है। तो इस टोटल में से 17 डिग्रीज को माइनस करेंगे, मतलब 45 में से 17 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें जो एंगल चाहिए वो। देखो पूरे में से इतना माइनस किया तो मिल गया जो चाहिए था वो। सिंपल लॉजिक है ना। ऐसे आप ऐसे यहाँ पर पेन या फिर कुछ रख के भी देख सकते हो, फिगर बना के आपने बनाया होगा ना आपकी कॉपी में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल हम लोग निकाल देंगे पूरे में से। देखो ये वाला पार्ट हटा दिया तो टोटल है पूरा 45 डिग्री, ये वाला पार्ट है 17 डिग्री, तो बचा इतना ही पार्ट जो हमें चाहिए। तो 45 माइनस 17 कितना होता है भाई, माइनस करके हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर 10 किया 35 हो गया, और 7 माइनस किया मतलब 27, करेक्ट, 28 सॉरी, बरोबर। चलो तो लिख दिया मैंने। तो अब इन सारी चीजों को लिखने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, सिंपली पहले DEC, हमारा एंगल DEC जो है ये इक्वल्स टू है 45 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा हमें। और यहां पर जब हम लोग ये लिखेंगे तब इसका रीजन क्या लिखेंगे कि भाई EC जो है हमारा डायगोनल या फिर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स एट देयर वर्टाइसेस। तो हमें इससे ये मिला है। आपको और डिटेल में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, तो इसीलिए फिर एंगल DEF जो है, ओके, जो 90 डिग्री है उसका हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। कोई बात नहीं, आप और डिटेल में भी लिख सकते हो। मेरा कहना है आप लिख दो, कोई बात नहीं, मतलब लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम लोग को एग्जाम में तो मार्क्स कटने तो वाले हैं नहीं ज़्यादा, मतलब जो भी है थोड़ा और डिटेल में लिखने से। तो अब DEC मिल गया हमें पूरा का पूरा 45 डिग्री। हमें पता है DEA हमारा 17 डिग्री है, तो माइनस कर देते हैं हम लोग और ढूंढ लेते हैं AEC। लिखना है सिर्फ जो मैंने बोला है वो। तो एंगल AEC क्या है, पूरा DEC ये वाला माइनस DEA। DEC है 45, DEA 17, माइनस करके हमको मिल जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो 2 मिल गया हमें अभी, AEC भी मिल गया हमें, कितना है 28 डिग्री, डे हमको मिल गया है 17 डिग्री। अब फिया की बारी है। फिया को कुछ भी नहीं करना है। देखो ये FEA ये एंगल बना हुआ है ये दो एंगल से, FEC और CEA, बोले तो AEC से। अब AEC तो ढूंढ लिया हम लोग ने 28, और हमें तो पता है FEC दिख रहा है आपको, ये वाला, ये तो बाइसेक्ट होने के बाद वाला एंगल है, ये तो 45 डिग्री है, तो 28 प्लस 45 कर देंगे, FEA भी मिल जाएगा। तो बस उसी को लिखना है, एंगल FEA इक्वल्स टू FEC प्लस CEA। FEC तो हमें पता है 45 डिग्री है, करेक्ट। यहां पर आप जब लिख रहे हो ना एंगल DEC इक्वल्स टू 45 डिग्री, यहां पर आप दोनों के लिए भी एंगल FEC के लिए भी लिख दो, एंगल FEC इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल DEC इक्वल्स टू 45 डिग्री, दोनों के लिए यही रीजन जो मैंने बोला, सेम टू सेम चीज है ना, इसीलिए बाइसेक्ट करने के बाद इसको 45 किया, इसको 45 किया, सेम ही चीज है, इसीलिए यहां पर ऐड कर दो आप चाहिए तो, अलग से लिखने से अच्छा। और फिर CEA कहा है अपना, CEA मतलब AEC, ये रहा 28 डिग्री, 45 प्लस 20 65, करेक्ट। और 65 में 8 ऐड कर देंगे तो 73। तो FEA हमें मिला कितना, 73 डिग्री, लिख दो FEA 73 डिग्री। अब बचा सिर्फ EAC, इसको कैसे ढूंढेंगे। EAC है कहां पर, देखो EAC ये रहा यहां पर। इसके लिए हमारे पास पूरे एंगल में से, देखो पूरे एंगल में से एक एंगल तो है हमारा,
जो पूरा एंगल 3 एंगल से बन रहा है ना, देखो ये एंगल DAE से बन रहा है, CAE से बन रहा है, या फिर EAC से बन रहा है, और CAB से बन रहा है। इन तीनों एंगल्स में से एक एंगल है, दूसरा ढूंढना है। ओके, और ये वाला नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना ये ABCD ये एक रोम्बस है, हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो ABCD इज अ रोम्बस। तो अगर ये ABCD रोम्बस है तो इसका भी डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगा द एंगल एट वर्टेक्स A को। प्रॉपर्टी है ना रोम्बस की डायगोनल की, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, अलग कलर से करता हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी इक्वल होंगे, पर टोटल एंगल तो पता होना चाहिए, तभी जाके मिलेगा हमें कि भाई क्या होगा, मतलब आधा आधा पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो टोटल एंगल कहां से मिलेगा हमें, बाजू में दिख रहा है आपको एंगल ABC में 56 डिग्री, बस। तो रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स हमें पता है सप्लीमेंट्री होते हैं, तो टोटल एंगल तो मिल जाएगा इसी, तो इसी को लिखना है देखो बस। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल ABC प्लस एंगल DAB, ठीक है, 180 डिग्री। रीजन आप लिख दोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। तो ABC क्या है, ABC 56, डैब एंगल निकाल दो, 180 में से माइनस करके मिल जाएगा आपको डैब एंगल। तो एंगल डैब इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 130, उसमें से 6 124 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एंगल डैब इज इक्वल्स टू 124 डिग्री है, देखो DAB डैब पूरा 124 डिग्री, करेक्ट। तो अब और आसान हो जाएगा चीजें, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारा ABCD रोम्बस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो ABCD इज अ रोम्बस, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है उसके वर्टेक्स पे जो एंगल है ना उसको, ये भी हम लोग को पता है उसकी प्रॉपर्टी। तो ये डायगोनल AC हमारे रोम्बस का बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को DAB को, जो इसके वर्टेक्स वाला एंगल है, तो बाइसेक्ट करेगा बोले तो आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया पूरा, करेक्ट। तो यही लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या होगा, DAC जो है वो हाफ होगा ऑफ DAB, बरोबर ना। तो लिख देता हूं एंगल DAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DAB, पूरा एंगल का। क्यों भाई, रीजन लिख दो जो मैंने बोला वो, कि भाई डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टाइसेस। तो अब डैब है 124, तो उसका हाफ DAC है, DAC तो वो होगा 62 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल DAC क्या है भाई, हाफ ऑफ 124, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 62 डिग्री। अब DAC में से हमें ढूंढना क्या है, देखो बचा हुआ सिर्फ हमारा EAC है, ये वाला एंगल EAC, यही बचा है हमारा सिर्फ लास्ट में। पूरा एंगल हमको अभी पता चल गया है, ये पूरा है 62, इधर कर देता हूं, पूरा 62 है, ठीक है। अब इसमें से हमें ये भी पता है कि ये जो DAE है, ये वाला एंगल DAE, करेक्ट, ये 17 डिग्री है। तो अगर ये 17 डिग्री है, पूरा हमको पता है, अब पता चल गया है कि 62 डिग्री है, तो इस पूरे में से 17 डिग्री को घटा देंगे तो यही मिलेगा हमको एंगल जो हमें चाहिए, EAC, करेक्ट। तो वही लिखेंगे हम लोग। तो पूरा क्या है भाई, DAC, इसमें से हम लोगों ने घटाया किसको, DAE को, तो हमें क्या मिला, DAC, इसमें से घटाया DAE को, तो मिला EAC।
और अब DAC क्या है, DAC 62 माइनस DAE क्या है 17, करेक्ट, DAE 17 डिग्री। तो मिल जाएगा हमें एंगल EAC, माइनस कर देंगे तो मिलेगा एंगल EAC इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, करेक्ट, EAC 45 डिग्री हो गया। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप हम लोग ने जो कुछ भी सीखा, जो भी सवाल सॉल्व किए, आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से अप्रोच रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे हमें थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपर्टीज को यूज किया। तो बाकी के भी आप बहुत सारे सवाल खुद से सॉल्व कीजिएगा। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।